हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। माय नेम इज़ दिव्या। तो आज हम इस वीडियो में यूनिट फर्स्ट का सेकंड पार्ट कवर करेंगे, जो कि है जो मेजर हिस्ट्री है या साइंटिस्ट हैं उनके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो हमारे जो मेजर साइंटिस्ट हैं माइक्रोबायोलॉजी के अंदर वो हैं रॉबर्ट हुक, एंटोनी वैन लीeuwenhoek और लुईस पास्चर। तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? रॉबर्ट हुक ने सेल्स को ऑब्जर्व किया था, ठीक है। एंटोनी वैन लीeuwenhoek ने क्या किया था? लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ऑब्जर्व किया था। और लुईस पास्चर ने जर्म थ्योरी एंड पास्चराइजेशन जैसे मेथड के बारे में हमें बताया था, ठीक है। तो अब ऐसा क्यों था? तो ये हमारे पास ईयर्स दिए हुए हैं तब जब इन्होंने ये काम की। 1665 में सेल्स को ऑब्जर्व किया रॉबर्ट हुक ने, 1676 में एंटोनी वैन लीeuwenhoek ने लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखा, और 1860s में लुईस पास्चर ने जर्म थ्योरी और पास्चराइजेशन वाले मेथड हमें दिए। तो ऐसा क्यों था कि माइक्रोबायोलॉजी अननोन थी बिफोर द 17th सेंचुरी? क्या ऐसे रीजंस थे? तो बिफोर द इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप, जब माइक्रोस्कोप इन्वेंट नहीं हुआ था उससे पहले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कुड नॉट बी सीन विद द नेकेड आई। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो तो टाइनी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, तो हमें उनके माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है उस चीज़ के लिए। तो जब माइक्रोस्कोप था ही नहीं तो फिर हम उसको देख ही नहीं पाते थे, तो ये एक रीज़न था। दूसरा है, पीपल बिलीव दैट डिजीजेज वर कॉज्ड बाय एविल स्पिरिट्स, बैड एयर और डिवाइन पनिशमेंट। पहले के जो लोग थे वो ये सोचा करते थे कि जो ये डिजीज़ वगैरह होती हैं ये कोई बुरी शक्ति है या बुरी हवा, ऐसी सब चीज़ें हैं जिनकी वजह से डिजीज़ कॉज होती है, ठीक है। तो ये दूसरा रीज़न हो गया। तीसरा रीज़न था, देयर वर नो साइंटिफिक एविडेंस टू एक्सप्लेन इन्फेक्शंस और फूड स्पॉइलेज। तो ऐसा कोई भी साइंटिफिक एविडेंस नहीं था जो ये एक्सप्लेन कर पाए कि जो इन्फेक्शंस होते हैं या फिर फूड स्पॉइलेज मतलब कि खाने का ख़राब होना, उसका रीज़न क्या है। तो ये एक और रीज़न हो गया हमारे पास कि माइक्रोबायोलॉजी को लोग क्यों नहीं जान पाए थे। और द इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप completely changed this understanding by revealing the existence of microscopic life। तो जब माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हुआ तो चीज़ें कम्प्लीटली चेंज हो गई। तो जो माइक्रोस्कोपिक लाइफ थी, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे, वो अब हमें दिखने लग गए थे माइक्रोस्कोप की हेल्प की वजह से। तो अब हम एक एक करके साइंटिस्ट्स के बारे में जानेंगे और उन्होंने क्या कंट्रीब्यूट किया ये भी हम साथ में जानेंगे। तो डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी थ्रू द कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंटिस्ट्स। सबसे पहले हमारे पास रॉबर्ट हुक 1635 से लेकर 1703 तक। तो रॉबर्ट हुक वॉज एन इंग्लिश साइंटिस्ट, फिजिसिस्ट and microscopist. He was one of the first scientists to use a compound microscope for scientific observations. वो एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे, फिजिसिस्ट थे और माइक्रोस्कोपिस्ट थे। तो वो जो थे वो फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज़ किया था फॉर द ऑब्जर्वेशंस। तो अब उनका क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा अब ये हम जानेंगे। इन 1665 हुक एग्जामिन्ड थिन स्लाइसेस ऑफ कॉर्क अंडर अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो हुक ने क्या किया, कॉर्क जो होती है ना, छाल, उसकी एक थिन स्लाइस को लेकर कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे देखा, लगा के उसको ऑब्जर्व किया। तो उन लोग क्या देखते हैं, ही ऑब्जर्व न्यूमरस टाइनी बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट्स, कि बहुत सारे बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट्स हैं उसके अंदर। जब उन्होंने माइक्रोस्कोप से देखा तो ही कॉल्ड दीज कंपार्ट्स सेल्स बिकॉज, तो उनको जो कंपार्ट्स थे इनको इन्होंने सेल्स नाम दिया, बिकॉज दे रिजेंबल द स्मॉल रूम्स, बिकॉज कैसे दिख रहे थे, स्मॉल रूम्स की तरह, जिन्हें सेल्स बोला जाता था, यूज्ड बाय मॉन्क्स इन मोन्टेस्ट्रीज, ठीक है। His observations were published in the famous book माइक्रोग्राफिया। तो जो इनकी ऑब्जर्वेशन थी ये फेमस बुक में पब्लिश भी हुई जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया, जो कब की है, 1665 की, ठीक है, तब पब्लिश किया गया। तो अभी इम्पोर्टेंस क्या है, although Hooke did not discover microorganisms, he introduced the concept of cells and demonstrated the usefulness of the microscope in biological studies। अब हुक ने वैसे तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिस्कवर नहीं किया, ना ही उन्हें देखा, बट उसने सेल्स को इंट्रोड्यूस किया और उन्होंने एक जो हमारा माइक्रोस्कोप था उसका यूज़ बताया इन बायोलॉजिकल स्टडीज़। तो इसमें क्या हो जाएगा, रॉबर्ट हुक वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू डिस्क्राइब सेल्स। रॉबर्ट हुक जो थे वो फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल्स को डिस्क्राइब किया। अब जो हमारे सेकंड साइंटिस्ट हो जाएंगे वो है एंटोनी वैन लीeuwenhoek 1632 से लेकर 1723 तक। तो
एंटोनी वैन लीeuwenhoek वॉज अ डच मर्चेंट, वो कोई साइंटिस्ट नहीं थे, वो थे डच मर्चेंट जो कि व्यापारी को बोला जाता है। एंड सेल्फ टॉट साइंटिस्ट, मतलब कि उन्होंने कहीं से कोई पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं की थी, अपने आप ही एज अ साइंटिस्ट उन्होंने जो भी माइक्रोस्कोप वगैरह बनाया वो सेल्फ टॉट था। He designed simple microscopes with very powerful lenses capable of magnifying objects up to 300 times। तो उन्होंने खुद ही एक सिंपल माइक्रोस्कोप बनाया, उन्होंने बहुत ज़्यादा पावर की लेंस यूज़ की जो कि ऑब्जेक्ट को 300 टाइम्स मैग्नीफाई कर सकती थी। ठीक है, तो उन्होंने वो माइक्रोस्कोप बनाते थे, पर वो साइंटिस्ट नहीं थे, वो एक डच मर्चेंट थे। कॉन्ट्रीब्यूशन क्या रहा उनका? In 1676, he observed tiny living organisms in pond water, rain water and dental plague। तो 1676 में उन्होंने क्या देखा कि जो टाइनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, ये उन्होंने किस में देखे? पॉन्ड वाटर में, रेन वाटर में, डेंटल प्लेग में। जब उन्होंने ये सब चीज़ें माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व करी तब उन्हें पता चला कि इनमें टाइनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। तो उन्होंने इन ऑर्गेनिजम्स को नाम दिया एनिमलक्यूल्स, जिसका मतलब होता है लिटिल एनिमल्स। तो ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू ऑब्जर्व बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, स्पर्म सेल्स, रेड ब्लड सेल्स। तो ये एक फर्स्ट पर्सन थे, मतलब कि पहले इंसान थे जिन्होंने ऑब्जर्व किया बैक्टीरिया को, प्रोटोजोआ को, स्पर्म सेल्स को और रेड ब्लड सेल्स को। तो अब इनकी इंपॉर्टेंस क्या है? लीeuwenhoek ऑब्जर्वेशंस प्रूव्ड दैट एन इनविजिबल वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्टेड, कि एक ऐसी वर्ल्ड जो दिखती नहीं है आंखों से, नॉर्मल आंखों से, वो एग्जिस्ट करती है। लीeuwenhoek ने प्रूव किया क्योंकि उन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिस्कवर किया, इसलिए उनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है। तो ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू ऑब्जर्व एंड एक्यूरेटली डिस्क्राइब लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो वो फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने ऑब्जर्व किया और एक्यूरेटली डिस्क्राइब किया लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। तो अब हमारे थर्ड साइंटिस्ट हैं, वो हो जाएंगे लुईस पास्चर। लुईस पास्चर 1822 से लेकर 1895। तो लुईस पास्चर was a French microbiologist and chemist whose discoveries revolutionized microbiology, medicine and food sciences। तो इनकी जो डिस्कवरीज थी उन्होंने बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशन लाया माइक्रोबायोलॉजी में, मेडिसिन में और फूड साइंस में। तो इन्होंने क्या क्या काम किए? सबसे पहले डिसप्रूफ ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी है ना, उसको डिसप्रूफ किया। ठीक है, तो वो कैसे? फॉर मेनी सेंचुरीज पीपल बिलीव्ड इन द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन विच स्टेटेड that living organisms could arise spontaneously from non-living matter। तो बहुत ही सदियों तक लोग ये मानते थे, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन को मानते थे, जो कि क्या थी कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ना वो एकदम से स्पॉन्टेनियसली नॉन लिविंग मैटर से अराइज हो जाते हैं। बट क्या ये सच था? नहीं, इन्होंने इसको डिसप्रूफ किया। जैसे कि मैगोट्स वर बिलीव्ड, जैसे कि क्या, कैसे? मैगोट्स वर बिलीव टू अराइज फ्रॉम रोटन मीट। अब बोला जाता था कि जो मैगोट्स हैं वो रोटन मीट से अराइज हो जाते हैं। और दूसरा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वर बिलीव टू अपीयर ऑटोमेटिकली इन न्यूट्रिएंट ब्रॉथ। जो न्यूट्रिएंट ब्रॉथ होते हैं उसमें से ऑटोमेटिकली ऐसे ही अराइव हो जा रहे हैं, उनका कोई ऐसे कि स्पॉन्टेनियसली ही ये सब हो जा रहा है। तो जो उन्होंने इसको कैसे डिसप्रूव किया? स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट। इन्होंने एक स्वान नेक का फ्लास्क यूज़ किया और उससे एक्सपेरिमेंट किया, जिससे इन्होंने स्पॉन्टेनियस जनरेशन को डिसप्रूव किया। तो इसकी पिक्चर अभी अब मैं लगा दूंगी। क्या उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था? तो पास्चर न्यूट्रिएंट ब्रॉथ इन अ फ्लास्क, पास्चर प्रिपेयर्ड न्यूट्रिएंट ब्रॉथ इन अ फ्लास्क विद अ लॉन्ग एस शेप्ड नेक। उन्होंने लॉन्ग एस शेप्ड नेक का एक फ्लास्क लिया, उसमें एक न्यूट्रिएंट ब्रॉथ प्रिपेयर किया। तो उसमें क्या देखते हैं? द ब्रॉथ रिमेन्ड स्टेराइल बिकॉज डस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वर ट्रैप्ड इन द कर्व्ड नेक। तो जैसे कर्व्ड नेक थी तो जो कोई भी क्या बोलते हैं, डस्ट पार्टिकल्स हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, वो वही ट्रैप हो जा रहे थे, वो न्यूट्रिएंट ब्रॉथ तक नहीं पहुंच पा रहे थे। तो दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या थी? व्हेन द नेक वाज ब्रोकन माइक्रोऑर्गेनिजम्स एंटर्ड द ब्रॉथ एंड माइक्रोबियल ग्रोथ अकर्ड। तो जब उन्होंने उस नेक को तोड़ दिया
उसके बाद अब उसमें एस शेप में तो वो ट्रैप हो जा रहे थे माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो डस्ट पार्टिकल्स, बस इसमें ऐसा नहीं हुआ क्योंकि नेक ब्रोक कर दी थी, तो अब उनका कॉन्टैक्ट न्यूट्रिएंट ग्रोथ से हो जा रहा था, तो उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ हो गई। यही था स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट, जिससे कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी डिस्प्रूव हो गई। ठीक है, तो अब सेकंड बात है कि डिस्प्रूव हो गई मतलब कि किसी भी नॉन लिविंग मैटर से कोई भी लिविंग मैटर अराइव नहीं हो सकता है। ठीक है, उसके लिए लिविंग होना लिविंग ऑर्गेनिज्म होना ज़रूरी है। अब सेकंड है हमारी जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज, जो इन्होंने दी वो कैसे। पास्चर प्रपोज दैट मेनी इन्फेक्शियस डिजीजेज आर कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटरिंग द बॉडी। पास्चर ने कहा कि जो बहुत सारे इन्फेक्शियस डिजीजेज हैं वो इसलिए होती हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं। दिस थ्योरी बिकेम द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। जो एक थ्योरी है ये फाउंडेशन बनी मॉडर्न मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी की। अब इन्होंने जो है फर्मेंटेशन का कॉन्सेप्ट भी हमें दिया। फर्मेंटेशन क्या होती है? Pasteur proved that different microorganisms are responsible for different type of fermentation. तो पास्चर ने क्या कहा कि जो डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फर्मेंटेशन के लिए। जैसे कि ईस्ट कन्वर्ट्स शुगर इनटू अल्कोहल। जो ईस्ट होती है सेक्रोमैसिस सेरेवेसिए वो कन्वर्ट करती है शुगर को इनटू अल्कोहल। ठीक है, दूसरा है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कन्वर्ट्स मिल्क इनटू कर्ड। ठीक है, तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो होता है वो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है। यह फर्मेंटेशन का कॉन्सेप्ट जो लुईस पास्चर ने हमें बताया। तो नेक्स्ट है पास्चराइजेशन। पास्चराइजेशन के बारे में भी लुईस पास्चर ने हमें बताया। पास्चर डेवलप्ड द प्रोसेस ऑफ पास्चराइजेशन टू प्रिवेंट फूड स्पॉइलेज। पास्चर ने पास्चराइजेशन को इसको डेवलप किया प्रिवेंट करने के लिए फूड स्पॉइलेज, मतलब कि खाना खराब होने से बचाने के लिए। तो अब पास्चराइजेशन है क्या? पास्चराइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग मिल्क और अदर बेवरेजेस टू अ स्पेसिफिक टेम्परेचर फॉर अ शॉर्ट पीरियड and then cooling them rapidly to destroy harmful microorganisms without affecting the nutritional value। तो इसका क्या मतलब है? पास्चराइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम लोग मिल्क को या फिर किसी भी अदर बेवरेज मतलब कि जिसे हम पीते हैं उस चीज़ को एकदम से पहले हम हीट करेंगे वो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। उसके बाद उसको एकदम से ठंडा कर देंगे जिससे कि जो हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिजम्स हैं उनकी डेथ हो जाए, वो डिस्ट्रॉय हो जाए, और जिससे कि उस बेवरेज या जैसे कि मिल्क है उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू पे भी कोई फर्क ना पड़े। ठीक है, तो इम्पोर्टेंस क्या है लुईस पास्चर की? तो बहुत सारी इंपॉर्टेंस है। डिसअप्रूव्ड स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी। इन्होंने स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी को डिसअप्रूव किया विद द हेल्प ऑफ स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट। द सेकंड इज एस्टेब्लिश्ड जर्म थ्योरी। उन्होंने जर्म थ्योरी दी। डेवलप्ड पास्चराइजेशन टेक्निक को डेवलप किया टू प्रिवेंट फूड फ्रॉम स्पॉइलेज। डेवलप्ड माइक्रोबियल फर्मेंटेशन। इन्होंने माइक्रोबियल फर्मेंटेशन को डेवलप किया। लेड द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी, और इन्होंने मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी की नींव रखी। अब जो हमारे फोर्थ साइंटिस्ट हैं वो है रॉबर्ट कोच, 1843 से 1910 तक। Robert Koch was a German physician who established the relationship between microorganisms and infectious diseases. इन्होंने एक relationship established किया microorganism और infectious diseases के बीच में। तो उनका contribution क्या रहा? He successfully identified the microorganisms responsible for anthrax, tuberculosis, cholera। जो diseases हैं इन्होंने ये बताया कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इनकी डिजीजेस के लिए, और उन्होंने पहचाना भी कि कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो हैं। ठीक है, तो हमारा जो इन्होंने कुछ पोस्टुलेट्स दिए जिन्हें हम बोले थे कॉस्ट पोस्टुलेट्स। तो रॉबर्ट कोच प्रपोज्ड 4 criteria to prove that a specific microorganisms causes a specific disease। तो उनका कहना था कि एक स्पेसिफिक माइक्रोऑर्गेनिज्म ही होता है जो स्पेसिफिक डिजीज को कॉज करता है। तो पोस्टुलेट 1 क्या था हमारे पास? द माइक्रोऑर्गेनिजम्स मस्ट बी प्रेजेंट इन एवरी इंडिविजुअल सफरिंग फ्रॉम द डिजीज बट एब्सेंट इन हेल्थी इंडिविजुअल। तो उनका कहना था, पहला पोस्टुलेट था कि जो माइक्रोऑर्गेनिज्म होता है वो प्रेजेंट होना चाहिए हर इंडिविजुअल के अंदर जिसको कोई डिजीज़ है, और एब्सेंट होना चाहिए इंडिविजुअल के अंदर, हर हेल्थी इंडिविजुअल के अंदर।
पोस्टुलेट 2 था द माइक्रोऑर्गेनिज्म मस्ट बी आइसोलेटेड एंड ग्रोन इन प्योर कल्चर। तो माइक्रोऑर्गेनिज्म है वो प्योर कल्चर में ही ग्रो करना चाहिए। थर्ड है द कल्चर्ड माइक्रोऑर्गेनिज्म शुड प्रोड्यूस द सेम डिजीज व्हेन इंट्रोड्यूस इनटू अ हेल्दी होस्ट। तो जो कल्चर्ड माइक्रोऑर्गेनिज्म है वो सेम डिजीज कॉज करना चाहिए जब वो हेल्दी होस्ट के अंदर उसको इंट्रोड्यूस करा जाए। पोस्टुलेट 4 है द सेम माइक्रोऑर्गेनिजम्स मस्ट बी रीआइसोलेटेड फ्रॉम द एक्सपेरिमेंटली इन्फेक्टेड होस्ट। उसको फिर से हमको उसको रीआइसोलेट करना है। द सेम माइक्रोऑर्गेनिजम्स मस्ट बी रीआइसोलेटेड फ्रॉम द एक्सपेरिमेंटली इन्फेक्टेड होस्ट। जो इन्फेक्टेड होस्ट में इंट्रोड्यूस किया था ना माइक्रोऑर्गेनिज्म, उसको रीआइसोलेट करना भी है। अब पोस्टुलेट्स की इंपॉर्टेंस क्या है? एस्टेब्लिश द साइंटिफिक बेसिस ऑफ डिजीज कॉजेशन, मतलब कि एक साइंटिफिक बेस दिया कि डिजीज कैसे कॉज होती हैं। हेल्प्ड आइडेंटिफाई डिजीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिजम्स, और इसने हेल्प की डिजीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिजम्स को पहचानने में। फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ डायग्नोस्टिक माइक्रोबायोलॉजी, डायग्नोस्टिक मतलब कि कोई बीमारी है उसको पहचानने की उन्होंने एक नींव रखी। ठीक है, अब सिग्निफिकेंस क्या है हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी का? ज़रूरी क्या है, हमने क्यों पढ़ी है हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी? ठीक है, द डिस्कवरी इज मेड बाय दीज साइंटिस्ट्स ट्रांसफॉर्म्ड बायोलॉजी एंड मेडिसिन। दे हेल्प साइंटिस्ट्स टू अंडरस्टैंड माइक्रोऑर्गेनिजम्स। उन्होंने हेल्प किया साइंटिस्ट को कि वो माइक्रोऑर्गेनिजम्स है क्या वो समझ में आया। एक्सप्लेन इन्फेक्शियस डिजीज़ को समझाया। डेवलप वैक्सीन्स एंड एंटीबायोटिक्स, उन्होंने एंटीबायोटिक्स और वैक्सीन्स को डेवलप किया। इम्प्रूव फूड प्रिजर्वेशन को इम्प्रूव किया बाय द हेल्प ऑफ द टेक्निक विच इज़ पास्चराइजेशन। ठीक है, इनको इस तरह से याद करना है। मेंटेन पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन, पब्लिक हेल्थ और सैनिटेशन में बहुत हेल्प हुई। डेवलप मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के डेवलप करने में भी बहुत हेल्प हुई हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी की वजह से। जो साइंटिस्ट थे जिनके बारे में भी हमने पढ़ा, ये बहुत हेल्पफुल उन्होंने काम किए, जो कि आज भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं आपकी। तो आगे भी इस तरह से पढ़ते रहिए। थैंक यू, आगे भी इस तरह से ही पढ़ते रहें।